दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृषि दर्शन किसान भाइयों को समर्पित एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम खेती, किसानी, पशुपालन एवं उद्यानिकी संबंधित वे तमाम जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं, जिनके माध्यम से हमारे कृषक भाई लाभ उठाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि इन जानकारियों के माध्यम से हमारे किसान भाई लाभ उठाएं और खेती को लाभ का धंधा बनाएं। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम जो है वो रबी की फसलों के ऊपर आधारित रहेगा। रबी फसलों की तैयारी किस प्रकार से करें, कौन कौन सी फसलें हमें इस समय लेनी चाहिए तथा उनकी देखभाल हमें किस प्रकार से करनी है, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच में एक सफल महिला कृषक भी रहेंगी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी सफलता की कहानी जानेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय बता देते हैं। कार्यक्रम का विषय है रबी फसलों की तैयारी। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। आशीष श्रीवास्तव जी हैं कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय गंज बासौदा से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। नमस्कार किसान भाइयों। साथ ही साथ हमारे बीच सफल महिला कृषक मथुरा देवी नागर जी भी मौजूद हैं। मथुरा देवी नागर जी, आपका भी कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मथुरा देवी नागर जी एक सफल कृषक हैं और बैरासिया से हमारे बीच में आई हुई हैं, इनसे भी हम बीच में बातचीत करेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि कार्यक्रम का हमारा विषय है रबी फसलों की तैयारी, तो तैयारी की जब बात आती है तो बात आती है सर खेत की तैयारी। तो डॉक्टर साहब, शुरुआती जो दौर रहेगा उसमें हम खेत की तैयारी, रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी हम किस प्रकार से करें, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, रबी मौसम है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीजन रहता है, क्योंकि इसमें हमारे किसान भाई गेहूं, चना, मसूर, मटर, कई जो है साथ में अभी मध्य प्रदेश में सरसों भी हमारे किसान भाई लगा रहे। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब खरीफ फसलों में मुख्यतः जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन लगाई है, सोयाबीन की फसल कट चुकी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई किसान भाई हमारे क्या है, सोयाबीन का भूसा भी वहाँ छोड़ देते हैं, उसको निकाल लें। जो है खेत की तैयारी करें, बखर चलाकर सीड ड्रिल से अच्छी तरीके से जो है खेत की तैयारी करें, ताकि जो है जो नमी है उसका पूरा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल सके। जी डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी के बाद दूसरी बात जो निकल कर आती है कि किसान भाई कौन से बीज का चयन करें, ऐसे वो कौन से बीजों को लें जिससे कि उनको अच्छी पैदावार मिले। देखिए, बीज का चुनाव करते समय किसान भाइयों को एक बात बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की मैं बात करूं कि अगर वैसे वो किसान गेहूं लगा रहा है, किसान चना लगा रहा है, किसान मसूर लगा रहा है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके पास उपलब्ध संसाधन क्या है। ऐसे किसान भाई जिनके पास सिंचाई, एक सिंचाई है या जिनके पास 2 सिंचाई है या जिनके पास 3 और 4 सिंचाई है, उसके हिसाब से जो है बीज का चुनाव करें। मैं ऐसे किसान भाइयों से कहना चाहता हूं जिनके पास 3 और 4 सिंचाई के साधन, लेकिन वो गेहूं की ऐसी किस्में लगाते हैं जिनको 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथ में चने की जो बहुत सारी उन्नतशील किस्में हैं, और इन किस्मों की एक और सबसे बड़ी विशेषता है जो किसान भाइयों को ध्यान में रखना होगी कि चने में मुख्य रूप से ओगरा या ओक्टा, मृदा जनित रोग का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए हमारे किसान भाई JG 63 है, JG 74 है, JG जो है 11 है, JG 16 है, इस प्रकार की किस्मों का चुनाव करते हैं। तो ये किस्मों में जो मृदा जनित रोग है, उक्टा रोग का प्रकोप भी कम होता है, साथ में तना सड़न और जड़ सड़न, सूखा जड़ सड़न रोग जो होता है उसका प्रकोप भी कम होता है, जिससे शुरुआती अवस्था से जो घेटी में दाना बनने वाली अवस्था तक कई रोग आते हैं, उससे आसानी से हमारे किसान भाई बच सकते हैं। जी, तो विशेष बात डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों आपको ये बताई कि सिंचाई की व्यवस्था, यदि 1 सिंचाई है, 2 सिंचाई है, उसके हिसाब से ही आप बीजों का चयन करें। 3 सिंचाई या 4 सिंचाई के हिसाब से ही
बीजों का चयन करें। यानी कि सिंचाई व्यवस्था सबसे पहले आपको देख लेनी चाहिए कि किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था है, बीजों का चयन उस हिसाब से आपको करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बीजोपचार के बारे में भी आपने बताया और अब साथ में आपने रोगों के बारे में भी आप बता रहे थे। हम ये चाहते हैं कि हमारे कृषक भाइयों को रोग और विस्तार से आप बताइए किस प्रकार के रोग रबी की फसलों में लग जाते हैं, साथ ही साथ यदि हम उपचार की भी यदि हम बात करें, क्या क्या उपचार रहेंगे उनके? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया जी। है और ये आमतौर पर हमारे सभी किसान भाई, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किसान भाई, चूंकि मध्य प्रदेश दलहन प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो हमारे किसान भाई आमतौर पर चना है, इसके साथ साथ मसूर है, ये दो फसलें काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर लगती हैं। साथ में हमारे किसान भाई गेहूँ भी लगाते हैं और सरसों भी हमारे किसान भाई लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं चना और मसूर की बात करूं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मृदा जनित और बीज जनित रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है और इससे लगभग 15 से 20% तक फसल की पैदावार में कमी आती। तो किसान भाई शुरुआती अवस्था में इन रोगों को आसानी से रोक सकते हैं। एक तो महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि मैंने किस्मों का बताया, तो रोग प्रतिरोधी किस्मों का किसान भाई चयन करें। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है बीजोपचार। बीजोपचार मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए काफ़ी कारगर उपाय साबित हुआ है। बहुत कम खर्च आता है, लेकिन पैदावार में 10 से 12% तक की बढ़ोतरी होती है। तो किसान भाई बीजोपचार करें। बीजोपचार के लिए जैविक फफूंदनाशक दवा भी है और रासायनिक दवा है। जैविक की मैं बात करूं तो किसान भाई ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति किलो की दर से बीजोपचार कर सकता है। सीडोमोनास है, वो 10 ग्राम प्रति किलो की बीज की दर से बीजोपचार कर सकता है। इसके साथ साथ जो किसान भाई रासायनिक दवाओं पर जाना चाहते हैं, वे किसान भाई कार्बनडाजिम 1 ग्राम के साथ साथ थायरम 2 ग्राम प्रति किलो की दर से बीजोपचार कर सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, जी। अक्सर गेहूं में क्या है, जड़ माहो की समस्या बहुत देखने को मिलती है। साथ में दीमक की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा जो है रबी के मौसम में चने में गेहूं में बहुत ज़्यादा आती है और जो है ये जड़ों को काट देते हैं, जड़ें सूख जाती हैं, तो ऊपर से पौधा पीला पड़ के सूखने लगता है। तो किसान भाई इसके लिए जो कीटनाशक दवा है जिसको क्लोरोपाइरिफास के नाम से हमारे सभी किसान भाई जानते हैं, इसकी 3 ml मात्रा प्रति लीटर 3 ml मात्रा प्रति किलोग्राम जो है बीज के हिसाब से इसको भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है बीजोपचार करते समय जो किसान भाई को ध्यान रखना है वो है FIR। एफ का मतलब किसान भाई यह ध्यान रखें कि सबसे पहले जब बीजोपचार करें तो फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग करें, इसके बाद 5 से 7 मिनट का अंतराल रखें, इसके बाद फिर जो है कीटनाशक दवा से बीजोपचार करें और अंत में चूंकि दलहनी फसल है उसमें राइजोबियम कल्चर से भी उपचार करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो है राइजोबियम कल्चर से उपचार करें। इस प्रकार सही तरीके से बीजोपचार करने से मृदा जनित और बीज जनित रोगों से तो बचाव होता ही है, साथ में पैदावार में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होती है। जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। किसान भाइयों, आज हमारे बीच में सफल महिला कृषक भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी के बारे में। मथुरा देवी जी, आपका फिर से प्रोग्राम में स्वागत है। मथुरा देवी जी, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों और बहनों को जो इस समय हमें देख रहे हैं प्रोग्राम को, आप अपना परिचय उनको दीजिए। नमस्कार सर, मैं श्रीमती मथुरा देवी नागर, ग्राम हिनौती सड़क, ग्राम पंचायत हिनौती सड़क की सरपंच, जनपद पंचायत बेरसिया, जिला भोपाल से आई हूँ। जी जी, तो मथुरा जी, कौन सी खेती करते हैं आप, और इस समय की यदि हम बात करें तो क्या लगा हुआ है खेतों में, कौन सी खेती हो रही है वहाँ पे? अभी तो धान लगी हुई है, सोयाबीन की कटाई हो गई है। जी जी। और सोयाबीन काटने के बाद में खेत साफ करने के लिए बखर चल रही है, बखर भी चलाई जी। और मैंने शुरू से खेती की है, मेरे बच्चे भी खेती करते हैं। और कुछ रासायनिक खाद तो वो उसके बगैर तो फसल पर्याप्त मात्रा में ले नहीं सकते। जी जी। लेकिन जैविक खाद की अधिकतर आधा जैविक खाद
और आधा ये भी रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। जैविक का आप अधिक उपयोग करते हैं खेतों में, ये बहुत जैविक अच्छी खाद बात का है। अधिक उपयोग करते जी हैं। मथुरा जी, ये बताइए कि कितने लंबा समय हो गया आपको खेती करते हुए, और ये क्या परंपरागत खेती है या आपने सोचा कि खेती की जाए? नहीं, मेरी परंपरागत, मेरे सास ससुर, मेरे जी। देवर, बड़ी मैं हूँ, सब हम खेती, मुख्य काम हमारा कार्य खेती का ही है, जी, खेती एक किसानी लंबे के समय से खेती कर एक रहे लंबे हैं। समय से खेती कर, और पेड़ पौधे भी लगाए हैं। जी, हमने क्या संतरे- समझते हैं आप एक किसान भी हैं, साथ में साथ आप लंबे समय से खेती भी कर रहे हैं। जैविक खेती की अगर हम बात करें मथुरा जी, जी, क्या लगता है आपको कितनी जरूरी है जैविक खेती? जैविक खेती बहुत जरूरी है। और जी। मेरे नाडे भी बनवाया, उसमें खाद बनाया। जी। मैंने दशहरी आम है मेरे, 30-35 पौधे हैं। और संतरे, अभी संतरे तो नहीं है फिलहाल, नींबू और बी का बगीचा है जी, जी, 2.5 एकड़ में। जी तो जैविक खाद हम एक डलिया उसमें डालते हैं, हर साल डालते हैं जी। उसमें। हाँ जी सर। मथुरा जी, निराई गुड़ाई आपने करते हैं। महिलाओं के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हुए हैं, महिलाओं को जोड़ने के लिए भी कार्य किए हैं। किस प्रकार से आप कार्य करती हैं? महिलाओं का उत्साहवर्धन आप किस प्रकार से करती हैं? महिला का भी फिलहाल तो ये आजीविका मिशन के समूह है, उनमें जाके मैं बैठ जाती हूँ, जी। उनको सबको सलाह देती हूँ, सबको मोटिवेट करती हूँ, भाई आत्मनिर्भर आप कैसे बनोगी। जी जी ये सबको मजदूर है, अब पूरे एक दिन की मजदूरी पर निर्भर रहोगी तो क्या करोगी, आपके बच्चे भी हैं, घर का खर्च भी है, कैसे क्या करोगी। तो माँ की बगिया जो होती है, तो मैं घर घर भी जाती हूँ। और मेरा बड़ा बेटा है हेमंत कुमार नागर, वो 1 साल में हर साल के प्रतिवर्ष पेड़ पौधे बांटता है, जैसे जी, कि जी। आंवले के पेड़ है, जामुन के पेड़, सीताफल और आम के पेड़ है। हर साल प्रतिवर्ष पेड़ पौधे बांटता है, मतलब गांव में सभी किसानों को देता है, जी चाहे वो कृषि विभाग से हो या उद्यान के विभाग से हो, जैसे जैव विविधता बोर्ड से हो, कहीं से भी लाकर, वन विभाग से हो, कहीं से भी जुगाड़ करके वो पेड़ पौधे हर किसानों को देता है। और घर घर भी मैंने, जैसे माँ की बगिया जिसको बोलते हैं, मैं महिलाओं को जाके उनको समझाती हूँ, बताती हूँ, सबको 1-1, 2-2 पेड़ लगाओ अपने घर पे, सब्जी जी। लगाओ। जी जी जी। सब्जी घर के लिए अब खरीदना नहीं पड़ेगी, शुद्ध सब्जी मिलेगी आपको, बगैर दवाई के, बगैर खाद की। तो बेले वाली जो गिलकी है, लौकी है, घर के टमाटर है, भट्टे हैं, सब लगा लेती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मथुरा जी। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं, कृषक भाई। और डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा चल रही थी चने को लेकर, सरसों को लेकर। डॉक्टर साहब, वहीं हम यदि बेस्ट वैरायटी की अगर हम बात करें, और यदि हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, खासकर जलवायु की अगर हम बात करें, गेहूं की कौन सी वैरायटी ली जाए, चने की कौन सी वैरायटी ली जाए, क्या सुझाव देंगे आप हमें? देखिए, मैंने पहले भी बताया, अगर बेस्ट वैरायटी की अगर हम बात करें, जी जी। तो ये निर्भर करता है हमारे किसान भाई के पास संसाधन क्या है। क्योंकि अगर हम ऐसी वैरायटी लगा दें गेहूं की जिसके लिए पानी 4 चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि किसान भाई के पास पानी नहीं है, तो वो वैरायटी लगाने से किसान को फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। तो एक महत्वपूर्ण पहलू ये है, किसान भाई ये देख ले, उसके हिसाब से जो है किस्मों का चयन करे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि चने की, अगर जो किसान भाई चना लगा रहे हैं, तो चने की जो किस्म है JG 63, JG 74, JG 11, JG 16, ये जो ऐसी किस्में हैं जिनके लिए 1 पलेबा और 1 पानी, अगर किसान के पास 2 पानी पर्याप्त, और पानी कब देना है ये भी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। किसान अगर पलेबा करके फिर चना लगा रहा है, तो इसके बाद जो इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जो अगला पानी किसान भाई को देना है वो फूल आने के बाद, 50% फूल आने के बाद ही पानी दे, बीच में पानी ना दे, और वो भी पानी स्प्रिंकलर से देना है चने में। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अगर मैं गेहूं की बात करूं, तो गेहूं में महत्वपूर्ण बात हो जाती है सिंचाई किस स्टेज पे करना। जी, तो जी। अगर किसान भाई के पास
3 सिंचाई हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। पहली सिंचाई जो है 21 से 25 दिन की अवस्था, जिसमें कि क्राउन रूट स्टेज जड़ों का निर्माण होता है, उस समय पानी देने से किसान की पैदावार में लगभग 20% तक की अपने आप बढ़ोतरी होती है। और जो किसान भाई उस समय पानी नहीं दे पाते तो उनकी पैदावार में इतनी कमी आ जाती है। तो पहली महत्वपूर्ण अवस्था वो है। अगर दूसरा पानी की मैं बात करूं, गेहूं की मैं बात करूं, तो गेहूं में जो दूसरा पानी देना है वो लगभग 45 से 50 दिन की अवस्था में पानी देना है। और तीसरा पानी देना है वो लगभग 85 से 90 दिन की अवस्था में। इस प्रकार पानी, अगर 4 पानी है तो उसको इस हिसाब से पानी देते हुए उसी के अनुसार किस्मों का चयन करना। अब जिन किसान भाइयों के पास एक ही पानी है जी। तो वो किसान भाई जो है हमारी सुजाता लगा सकते हैं, जी। लोकमन लगा सकते हैं, और भी कई किस्में हैं गेहूं की वो लगा सकते सुजाता हैं। है, लेकिन लोकमन जिनके है, पास जी। पानी ज़्यादा है वो उस प्रकार से किस्मों का चयन करें। पानी के हिसाब से किस्मों का चयन हो गया। डॉक्टर साहब, बात करेंगे लागत कम करने के यदि हम उपायों की अगर हम बात करें, डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हमारे किसान भाई कर लें जिनसे कि वे लागत में कमी ला सकें और उत्पादन भी उनको अच्छा मिले? देखिए, खेती में हम बार बार बात करते हैं खेती को लाभ का धंधा बनाना है, खेती को लाभ का धंधा बनाना है। खेती लाभ का धंधा तभी बन सकती है जब खेती में लागत को कम की जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर किसान भाई ध्यान रखे वो है बीज का चयन। उन्नत किस्मों की बीज को चयन करें और बीज की अंकुरण क्षमता की जांच करें, इसके बाद ही बीज को बोएं। एक महत्वपूर्ण बात, वैज्ञानिक द्वारा अनुशंसित प्रति हेक्टेयर बीज दर का ही प्रयोग करें। ज़्यादातर देखा गया है हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई गेहूं की जो है प्रति हेक्टेयर जो बीज दर है उससे डबल जो है बीज की मात्रा लगते हैं। पौधे से पौधे की बीज की दूरी जो है उस पर विशेष तौर पर हमारे किसान भाई ध्यान रखें। साथ में महत्वपूर्ण बात है कि बुआई के बाद कटाई तक समय समय पर खेत का निरीक्षण करें। निरीक्षण करने से पौधों में लगने वाले कीड़े और बीमारी का सही समय पर पता चल जाता है। जब सही समय पर पता चलेगा तो अनुशंसित जो कीटनाशक और फफूंदनाशक दवा का जब किसान भाई छिड़काव करेंगे, सही समय पर कीट व्याधि की रोकथाम होगी, तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी कम करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात और हमारे सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि शुरुआती अवस्था में किसान भाई जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें, जो कि स्वयं किसान भाई बना सकता है। इससे भी लागत को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। साथ में जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे पेड़ पौधे, हमारी मिट्टी है, हमारा जल जो प्रदूषण होता है, उससे भी हमारे किसान भाई बच सकते हैं। ये भी एक हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे तो लगभग 25 से 30% लागत को कम करेंगे। और जब 25 से 30% लागत कम होगी तो उतना ही किसान भाइयों को मुनाफा बढ़ेगा। जी डॉक्टर साहब, वहीं बात करें हम यदि महिला कृषकों की बात करें और नवयुवकों की हम बात करें, डॉक्टर साहब क्या उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, मैं तो एक चीज़ कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं का योगदान खेती में, चूँकि ये अभी तक जो है लोगों को पता ही नहीं है, महिलाओं का खेती में काफ़ी बड़ा योगदान है। पुरुषों से ज़्यादा योगदान महिलाओं का रहता है, क्योंकि खेती बाड़ी के छोटे छोटे काम जो है वो महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकते। अगर निदाई गुड़ाई की बात करें, खेती में जो है स्प्रे की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाएं उसमें अपना रोल अदा करती हैं, जो कि दिखाई नहीं देता। तो महिलाएं खेती में लागत को कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल कर सकती हैं। मैं आपके माध्यम से, दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से सभी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि ये गांठ बांध लें कि जब बोनिंग करने जा रही हैं तो अपने किसान भाइयों को ये बोलना है कि बीज उपचार करके ही बोना है। ये रोगों को कम करने में, स्पेशल मृदा जनित रोगों को कम करने काफ़ी कारगर तरीका है। तो ये भी जो है महिलाएं कर सकती हैं। साथ में समय समय पर किसान भाइयों के साथ महिलाएं खेतों पे जाकर कीड़ों की पहचान करें और साथ में जो है जो अनुशंसित कीटनाशक दवाएं उनका छिड़काव करें। मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, युवा खेती को सिर्फ खेती ना समझें, एक अवसर समझें। नई वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए खेती करेंगे तो ये मान के चलिए खेती में उनका आकर्षण भी बढ़ेगा और
जब खेती में आकर्षण बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, तो हमारे युवा भी खेती की ओर जुड़ेंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही कि युवा खेती को खेती ना समझे बल्कि उसका अवसर समझे और इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं। मथुरा जी, आपसे भी हम लास्ट में जाते जाते संक्षेप में हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी कृषक बहनें हैं, जो कृषि से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए आप संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी सर कि जब अपन थोड़ी बहुत, भले ज़्यादा ज़मीन हो या थोड़ी हो कम हो, उसमें अपन मेहनत करेंगे तो लाभ अधिक मिलेगा और बचत भी होगी जी। उससे बचत भी होगी। यही मैं महिलाओं को भी यही सुझाव दूंगी। और यहाँ पे जो भी मैं सीख के जाऊंगी, जो भी मैं खेती के विषय में, खेती के बारे में जो भी सबको बताऊंगी, सबको और बताती हूँ वैसे जी, तो मैं जी, बताती भी हूँ सबको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मथुरा जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे कृषक भाइयों को महत्वपूर्ण रबी की फसलों के बारे में जो जानकारियाँ दी, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मथुरा जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने भी अपने अनुभव हमारे कृषक भाइयों और बहनों के साथ साझा किए। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। GEM पोर्टल पर बीजों की 170 श्रेणियां जारी। संभागीय सोयाबीन उपार्जन समिति की बैठक। कृषक जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। किसान के लिए बांस बना खास। और अब खबरें विस्तार से। गुणवत्तापूर्ण कृषि और बागवानी बीजों को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के मिशन के तहत सरकारी ई-मार्केट प्लेस ने अपने पोर्टल पर बीजों की 170 श्रेणियों को नया रूप देते हुए पेश किया है। फसल के आगामी सीजन से पहले तैयार की गई किस्मों में लगभग 8000 बीज किस्में शामिल हैं, जिन्हें देश भर में प्रसार के लिए केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ ही अन्य सरकारी निकायों द्वारा भी खरीदा जा सकता है। राज्य बीज निगमों और अनुसंधान निकायों सहित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद GEM पोर्टल पर बीज खरीद के लिए बीज श्रेणियों का ढांचा तैयार किया गया है। संभागीय सोयाबीन उपार्जन समिति की बैठक नर्मदापुरम संभागायुक्त KG तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में संभागायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सोयाबीन उपार्जन एवं शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं नीति युक्त जो प्रावधान किए गए हैं उसका कड़ाई से पालन किया जाए। उपार्जन केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहें। बताया गया है कि नर्मदापुरम संभाग के बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम जिले में सर्वेयर का प्रशिक्षण कर उनकी नियुक्ति कर दी गई है। स्मरणीय है कि 25 अक्टूबर से सोयाबीन उपार्जन किया जा रहा है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग पवारखेड़ा नर्मदापुरम द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जिले के कृषकों को जागरूक करने के उद्देश्य से रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सहायक कृषि यंत्री द्वारा बताया गया कि यह रथ जिले के विभिन्न ग्रामों में जाकर नरवाई ना जलाने हेतु कृषि यंत्रों, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर, श्रेडर, बेलर आदि यंत्रों के बारे में उपयोग करने हेतु जानकारी देंगे व नरवाई का उचित प्रबंधन कैसे किया जाए इसकी किसानों को समझाइश देंगे। इसके पूर्व इस संबंध में तकनीकी जानकारी देने हेतु ब्यावरा, सनखेड़ा, दमदम, गुर्रा, सिलारी, रूपापुर, खापा, मरोड़ा, सोनतलाई, जासलपुर, झालसर, सेठ, पीली करार, चपलासर, बालाभेट, सांगाखेड़ा आदि गांवों में जाकर किसानों को जागरूक किया जा चुका है। साथ ही जिले के विभिन्न ग्रामों में नरवाई प्रबंधन रथ का लगातार भ्रमण कराया जा रहा है ताकि कृषक नरवाई का उचित प्रबंध कर सकें। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर से आए प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर के बर्मन तथा वैज्ञानिक डॉक्टर JK सोनी ने कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी का निरीक्षण एवं भ्रमण किया। साथ ही उपस्थित कृषकों एवं कृषक महिलाओं से परिचर्चा कर उनकी समस्याएं जानी। भ्रमण के दौरान विगत 3 वर्षों में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 2021-2022 से 2023-2024 तक की वार्षिक उपलब्धियां तथा रिकॉर्ड का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव के छात्रों के साथ जाकर उनकी गतिविधियां तथा किसानों की विस्तृत जानकारी ली। कृषकों से परिचर्चा कर उनकी समस्याएं जानी व आवश्यक समाधान भी बताए। कृषि विज्ञान केंद्र जावरा, रतलाम तथा TSP योजना अंतर्गत केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के उपकेंद्र ग्वालियर तथा रतलाम जिले के सैलाना ब्लॉक में आलू की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु चयनित ग्रामों चावड़ा खेड़ी, बड़ी, सरवन, आमलिया, पाड़ा, बीड़ आदि ग्रामों के कृषकों को
आलू की उन्नत किस्म कुफरी, पुखराज एवं कुफरी चंद्रमुखी प्रदान की गई। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र जावरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी द्वारा कृषकों से इस योजना के बारे में चर्चा की गई तथा उपरोक्त योजना की जानकारी प्रदान की गई। आलू की खेती हेतु भूमि की तैयारी, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई के तरीके, रोपाई के तरीके, कीट एवं बीमारी प्रबंधन के तरीके के बारे में कृषकों को जानकारी प्रदान की गई। सरकार द्वारा बांस की खेती को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान बांस की खेती से मुनाफा भी कमा रहे हैं। मंडला जिले के भुआ बिछिया गांव के किसान सुदेश नामदेव के लिए बांस की खेती इसलिए भी खास बन गई है क्योंकि इससे उन्हें खूब लाभ तो हुआ ही है, साथ ही उन्हें एक नई पहचान भी मिली। शुरुआत में 1 एकड़ बंजर जमीन में किसान ने बांस उगाए थे, जिसका रकबा अब बढ़कर 100 एकड़ तक पहुंच गया है। उनके द्वारा उत्पादित बांस का उपयोग फर्नीचर, अगरबत्ती, आइसक्रीम स्टिक के लिए तो होता ही है, लेकिन बैम्बू टी ने सुदेश नामदेव की किस्मत ही बदल दी। औषधि गुणों से भरपूर बांस की पत्तियों से बनी चाय की मांग आसपास के क्षेत्रों के साथ ही महानगरों में भी खूब बढ़ गई है। सुदेश नामदेव की प्रेरणा से अन्य किसान भी बांस की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।